ये कहानी है मेहनती आलू टिक्की वाला। सुबह सुबह सुरेश अपनी आलू टिक्की की रेहड़ी को अच्छे से धुलाई करके साफ कर रहा होता है। तभी उसका पड़ोसी जुगनू उसके पास आके बोलता है, अरे वाह, सुबह सुबह अपनी राम प्यारी को चमका रहे हो सुरेश भाई। क्या करें, ये राम प्यारी ही हमारा पेट भरने का सहारा है। इसकी साफ सफाई तो सबसे पहले करनी पड़ती है। हाँ सही बात है, जिस चीज से घर चले, परिवार के सदस्यों का पेट भरे, वो चीज तो सबसे ज्यादा जरूरी है। बस अब रेडी की साफ सफाई करके फिर मैं खुद भी तैयार हो जाऊंगा और जाकर ग्राहकों को बढ़िया आलू टिक्की खिलाऊंगा। तभी जुगनू वहाँ से चला जाता है और सुरेश अपना काम करता रहता है। रेहड़ी की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद सुरेश खुद भी नहा धोकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद सुरेश और उसकी पत्नी अनीता मिलकर रेहड़ी पर आलू टिक्की बनाने का सारा सामान रख देते हैं। जी मैंने सब कुछ रख दिया है, फिर भी अगर कुछ चीज रह जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं सोनू के हाथ भिजवा दूंगी। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो मैं चलता हूँ। समय से पहुंचकर रेडी लगाने की जगह भी साफ करनी है, फिर ग्राहकों का आना शुरू हो जाएगा। सुरेश पैदल पैदल अपनी रेहड़ी लेकर अपने घर से थोड़ी दूर एक बाजार में पहुंचता है, जहां वो हर दिन आलू टिक्की की रेहड़ी लगाया करता था और बड़े ही साधारण तरीके से आलू टिक्की बनाकर ग्राहकों को खिलाया करता था। पर आसपास के लोगों को सुरेश के हाथ की आलू टिक्की खाना बहुत ही पसंद थी। चलो अब जल्दी से मैं यहाँ पर झाड़ू मार मार कर साफ सफाई कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आलू टिक्की बनाने का काम शुरू कर दूंगा। ग्राहक कब आ जाए पता नहीं। सुरेश अपनी रेहड़ी खड़ी करने के जगह पर झाड़ू लगाकर अच्छे से साफ सफाई कर लेता है और फिर अपनी रेहड़ी खड़ी करके अपने हाथ धोकर आलू टिक्की बनाने का काम शुरू कर देता है। तभी वहाँ दोनों ग्राहक आ जाते हैं। अरे भाई साहब, जरा एक प्लेट गर्मा गर्म रगड़े वाली आलू टिक्की दे दो, और मुझे तो दही और खट्टी चटनी वाली आलू टिक्की की एक प्लेट बना कर दे दो। जी आप लोग बस 10 मिनट रुक जाइए, तेल गर्म हो जाए, मैं आपको गर्मा गर्म कुरकुरी टिक्की बना कर देता हूँ आलू की। सुरेश जल्दी से आलू की टिक्की तेल में तलना शुरू करता है और ग्राहकों को उनकी पसंद के अनुसार उनकी आलू टिक्की की प्लेट बनाकर दे देता है। मैं हर दूसरे दिन यहाँ पर आलू की टिक्की खाने के लिए आता हूँ और हर बार ये आलू की टिक्की खाकर मुझे ऐसा लगता है कि इसका स्वाद बढ़ ही रहा है। बिल्कुल सही बात है, मैं तो डेली का कस्टमर हूँ इनका। अब तो इन्हें मेरी शक्ल भी इनके दिमाग में बैठ गई होगी। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रोज इसी समय आते हैं आप, कभी इनके साथ तो कभी किसी और के साथ। दोनों ग्राहक आलू टिक्की खाते हुए सुरेश से बातें करते हैं, जिसके बाद वो दोनों सुरेश को पैसे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसे ही सारा दिन ग्राहकों का सुरेश की रेहड़ी पर आलू टिक्की खाने के लिए आना जाना लगा रहता। शाम को जब सुरेश अपनी रेहड़ी लेकर घर पहुँचता है, तभी अनीता घबराई हुई थी और उसके पास आती है। आ गए आप, मैं आपको ही फोन करने ही वाली थी, जल्दी अंदर चलिए, माँ जी की तबीयत खराब हो रही है। क्या हो गया माँ को, सब कुछ ठीक तो है ना? उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, कह रही है उनके सीने में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है हमें उन्हें जल्दी ही अस्पताल लेकर जाना होगा। ठीक है, मैं जल्दी से रिक्शा लेकर आता हूँ। सुरेश जल्दी से अपनी रेहड़ी को साइड में खड़ा करता है और पड़ोस में रहने वाले रिक्शे वाले को बुला कर लाता है, जिसके बाद अनीता और सुरेश दोनों मिलकर सुरेश की माँ मंजू को लेकर अस्पताल की तरफ जाने लगते हैं। मंजू अपने दिल पर हाथ रखते हुए जोर जोर से सांस लेकर बोलती है, हे भगवान, मुझे लग रहा है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सुरेश बेटा, मुझे जल्दी अस्पताल ले चल। हाय, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में ही भगवान को प्यारी हो जाऊं। बचा ले भगवान, बचा ले। माँ आपको कुछ नहीं होगा, मैं और अनीता है ना आपके साथ, आप हौसला रखिए। जी माँ जी, हम बस अस्पताल पहुँचने वाले हैं, जल्दी ले चलो मुझे। हाय, मुझसे और सहा नहीं जा रहा है। सुरेश और अनीता जल्दी से मंजू को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर मंजू को सीधा इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं, तभी सुरेश बोलता है, जी क्या हुआ है मेरी माँ को, वो ठीक तो है ना? सुरेश जी, हमने आपकी माताजी के काफी सारे टेस्ट किए और रिपोर्ट से हमें पता चला है माताजी के दिल में छेद है, जिस वजह से अचानक उनका सीना काफी ज्यादा भारी हो गया था और उन्हें इतना ज्यादा दर्द होने लग गया। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर जी, दिल में छेद? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और अगर हमने जल्दी उनके दिल की सर्जरी नहीं की तो हो सकता है कि उनकी जान भी चली जाए। लेकिन इस सर्जरी में पैसा कितना लग जाएगा डॉक्टर साहब? कम से कम 3 लाख रुपए का खर्चा तो आएगा ही जी। हे ईश्वर, इतने ज्यादा पैसे, इतने पैसे तो हमारे पास है भी नहीं। हाल फिलहाल के लिए हम कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन जल्दी आपको अपनी माताजी की सर्जरी करवानी पड़ेगी, वरना वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली देना नहीं चाहता,
इसीलिए मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। आपके पास बस 3 महीने का समय है। अगर 3 महीने में आप अपनी माताजी का इलाज करवा लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, वरना तो आप जानते ही हैं। अस्पताल से दवाइयाँ लेने के बाद सुरेश और अनीता मंजू को लेकर घर आ जाते हैं। मंजू दवाई लेकर आराम से सो जाती है और सुरेश परेशानी में बैठा हाथ मसलते हुए अनीता से बोलता है, अब क्या करें? माँ का इलाज करवाने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए? आलू टिक्की की रेहड़ी लगाकर तो बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा चल रहा था। अब ऐसे में माँ जी के इलाज के लिए पैसे कैसे जोड़ेंगे हम? चिंता मत करो, कुछ न कुछ तो मैं जरूर करूँगा। ऐसे अपनी माँ को बीमारी के हाथों हारने तो नहीं दूंगा। पर जी आप करेंगे क्या? आप सारा दिन तो आलू टिक्की की रेहड़ी को संभालते हैं, उसके अलावा और क्या करेंगे आप? मैं सोच रहा हूँ अनीता कि मैं आलू टिक्की के साथ साथ समोसे और चाउमीन ये सब बेचना भी शुरू कर दूं। हो सकता है कि ग्राहक ज्यादा आने लग जाए। जी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा करके देख लीजिए। वैसे भी डॉक्टर ने हमें 3 महीने का समय तो दिया ही है। 3 महीने में जैसे तैसे करके हमें पैसे का इंतजाम तो करना ही होगा। अब अगले दिन से सुरेश और ज्यादा मेहनत करके आलू टिक्की के साथ साथ अपनी रेहड़ी पर समोसे और चाउमीन बेचने का काम भी शुरू कर देता है। लगभग इस काम को 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन सुरेश की कमाई अभी भी वैसी की वैसी ही थी जैसे 15 दिन पहले थी। अनीता, आलू टिक्की के साथ हमने समोसे और चाउमीन भी रखकर देख ली, लेकिन अभी भी कमाई तो उतनी ही हो रही है जितनी पहले होती थी। अब क्या करें? एक काम करती हूँ, मैं भी लोगों के घरों पर झाड़ू पोछा करना शुरू कर देती हूँ। थोड़े पैसे उससे भी आ जाएंगे घर में। नहीं नहीं अनीता, अगर तुम भी काम पर निकल जाओगी तो फिर माँ का ध्यान कौन रखेगा? अपने बहू और बेटे को ऐसे परेशान देखकर खाट पे पड़ी मंजू की आंखों पर आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए बोलती है, हे भगवान, तू क्यों मुझे मेरे बेटे और बहू पर बोझ बना रहा है? इससे तो अच्छा है कि मुझे अपने पास बुला ले। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करके आलू टिक्की बेचने का काम करता है और ऊपर से अब उसके ऊपर मेरी बीमारी का भी खर्चा आ गया है। माँ, आप क्या कह रही हैं? भगवान के लिए ऐसे अपशब्द अपने मुंह से मत निकाला करो। आलू टिक्की बनाना मैंने सीखा भी तो आपसे ही है। हाँ जी माँ जी, और आपका ख्याल रखना और आपकी सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। अनीता, मुझे लगता है कि अब मुझे आलू टिक्की बेचने के साथ साथ कोई और भी काम करना पड़ेगा। यानी मुझे अपनी मेहनत की ओर ज्यादा बढ़ना होगा। पर काम क्या करना है ये सोचा है आपने? वो तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन कल मैं शाम को अपने एक खास दोस्त से मिलने जाऊंगा। उसका केटरिंग का काम है, हो सकता है मुझे उसके पास से थोड़ी मदद मिल जाए। अब अगले दिन सुरेश अपना आलू टिक्की बेचने का काम खत्म करके अपने एक बहुत पुराने दोस्त सुमित के यहाँ उससे मिलने के लिए जाता है। अरे आओ सुरेश, बड़े दिनों बाद आए तुम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, बस एक परेशानी है, उसी के सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ हाँ बताओ ना, क्या बात है? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भाई, मैं तुझे सारी बात बताता हूँ। इतना कहकर सुरेश अपनी सारी आप बीती सुमित को बताता है। अब तू ही बता, तेरे पास कोई ऐसा काम है जो मैं रात में कर सकूं, जिससे मुझे अच्छे पैसे भी मिल जाए? हाँ एक काम है, देख जैसे तू अपनी रेहड़ी पर दिन में आलू टिक्की बनाने का काम करता है ना, वैसे ही शादी में या फिर किसी और फंक्शन में भी आलू टिक्की बनाने का काम कर सकता है तू मेरे साथ। लेकिन वो कैसे सुमित? अरे क्योंकि मैं केटरिंग का ही तो काम करता हूँ। अब मैं जिन पार्टियों में जाता हूँ वहाँ पर तुम लोगों को आलू टिक्की खिला देना। मेरे कहने का मतलब है कि तू वहाँ पर अपना आलू टिक्की का काउंटर लगा लेना। तेरी बहुत मेहरबानी हो जाएगी भाई, अगर मुझे एक काम मिल जाएगा तो। अरे बिल्कुल मिल जाएगा, और साथ में तुझे अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे और मंजू आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब सुमित की मदद से सुरेश को एक नया काम मिल जाता है। दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन सुरेश अपनी डेली वाली जगह पर आलू टिक्की की रेहड़ी लगाता है और रात को वो सुमित के साथ पार्टियों में जाकर वहाँ पर भी लोगों को अपने हाथ की चटपटी कुरकुरी आलू टिक्की बनाकर खिलाता है। लगभग 1.5 महीना बीत जाता है और इसी बीच एक दिन सुरेश और अनीता बैठकर अपने जमा किए हुए पैसे गिन रहे होते हैं। जी अभी तो हमारे पास 70,000 रुपए हुए हैं, अभी तो हमें 3 लाख तक जाना है। आखिर हम इतने पैसे जोड़ पाएंगे या नहीं? सब हो जाएगा, इतनी मेहनत कर तो रहा हूँ माँ की जान बचाने के लिए। आगे भी मैं हार नहीं मानूंगा और मेहनत करता रहूंगा। अब लगातार इतना ज्यादा काम करने की वजह से सुरेश की खुद की तबीयत भी ढीली होने लगती है और एक दिन सुरेश को काफी तेज बुखार आ जाता है। जी आज आपको तो बहुत तेज बुखार है, आज आप मत जाइए आलू की टिक्की बेचने के लिए, मत जाइए। कैसी बातें कर रही हो अनीता? तुम तो अच्छे से जानती हो कि इस वक्त मेरा काम पर जाना कितना जरूरी है। तो जी आज आपकी जगह मैं चली जाती हूँ, मैं आपका काम संभाल लेती हूँ। नहीं नहीं, तुमसे ग्राहकों का आना जाना नहीं संभलेगा। तुम तो वैसे भी कभी कभी ही मेरी मदद के लिए आलू टिक्की की रेहड़ी पर जाती हो।
अनीता और सुरेश बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सुरेश का चचेरा भाई सोनू आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा लालची और कपटी था। अरे क्या हो गया भैया, कोई मदद चाहिए क्या? बताइए, मैं कर देता हूँ आपकी मदद। अरे सोनू, अच्छा हुआ तू आ गया। आज मेरी तबीयत खराब है, क्या तू मेरी जगह आलू टिक्की की रेडी लेकर जा सकता है काम पर? हाँ भैया, क्यों नहीं, जरूर चला जाऊंगा, और दिन भर की जो भी कमाई होगी वो मैं शाम को लाकर आपको दे दूंगा। सोनू की बात सुनकर अनीता और सुरेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जिसके बाद सोनू सुरेश की आलू टिक्की की रेहड़ी लेकर घर से निकल जाता है और सारा दिन खूब सारे ग्राहक सुरेश की रेहड़ी पर आलू टिक्की खाने के लिए आते हैं। शाम को जब सोनू सारा दिन की कमाए हुए पैसे गिनता है तब अरे सुरेश भैया को क्या लगता है कि मैं उन्हें आज सारी कमाई दे दूंगा? अरे बिल्कुल भी नहीं, इसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा मैं अपने पास रखूंगा और बाकी के पैसे उन्हें दे दूंगा। और अगर कोई ज्यादा सवाल जवाब करेगा तो कह दूंगा कि आज ग्राहक कमाए थे। वैसे भी कौन सा इस आलू टिक्की की रेहड़ी पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो मेरे काम की रिकॉर्डिंग हुई हो। इतना कहकर सोनू सारे दिन के कमाए हुए पैसों में से आधे से ज्यादा पैसों को अपनी जेब में भर लेता है और बाकी के पैसे लेकर घर पहुंचता है और उन पैसों को सुरेश को देते हुए बोलता है, ये लीजिए भैया, आज दिन भर की यही कमाई हुई है। इतने कम पैसे, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भैया? हो सकता है कि लोगों को मेरे हाथ की आलू टिक्की पसंद न आई हो। जी मुझे लगता है सोनू सही कह रहा है, क्योंकि ग्राहकों को आदत सी हो गई है आपके हाथों की आलू टिक्की खाने की। तभी तो मैंने कहा था कि मुझे जाने दो अनीता। लेकिन भैया, आपका आराम करना भी तो ज्यादा जरूरी है। अब भी देखो, आपको बुखार है। बुखार तो है, लेकिन इस वक्त पैसा कमाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सोनू वहाँ से चला जाता है और घर से थोड़ी दूर जाते हुए सोनू के दिमाग में ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी सुरेश भैया की तरह एक आलू टिक्की की रेडी लगाना शुरू कर दूं। आज जितने पैसे मैंने कमाए हैं, इतने में हफ्ता भर अगर कुछ ना भी करूं तो भी काम चल जाएगा। लगता है मुझे सेजल से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। अब अगले दिन से सुरेश फिर से आलू टिक्की बेचने के काम पर जाना शुरू कर देता है और दिन भर खूब मेहनत करके ग्राहकों को सारा दिन आलू टिक्की खिलाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ सोनू अपनी प्रेमिका सेजल से आलू टिक्की की रेहड़ी लगाने के बारे में बात करता है। वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, तुम्हारा भाई भी तो वैसे पैसे कमा ही रहा है, तो हम भी पैसा कमा ही लेते हैं। वही तो, और एक बार हमारे हाथ पैसा आ जाएगा तो फिर हमारी चांदी चांदी हो जाएगी। पर हम अपनी रेहड़ी लगाएंगे कहाँ, सोचा है तुमने? और कहाँ, जहाँ मेरा भाई लगाता है उसी के ठीक सामने लगाएंगे, ताकि उसके सारे ग्राहक भी हमारी तरफ आ जाएं। अब अगले दिन सेजल और सोनू अपनी नई नवेली आलू टिक्की की रेहड़ी लेकर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हर दिन सुरेश आलू टिक्की की रेहड़ी लगाया करता था। अपने भाई और उसकी प्रेमिका को नए आलू टिक्की की रेहड़ी के साथ देखकर सुरेश भी बहुत हैरान हो जाता है। तभी सोनू और सेजल सुरेश के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे भैया, बधाई नहीं दोगे क्या? आज से मैं और सेजल भी अपनी नई रेहड़ी पर आलू टिक्की बेचने का काम शुरू कर रहे हैं। जी भैया, बस आपका आशीर्वाद है, दे दो ताकि हम कुछ अच्छा और बहुत अच्छा कर सके। ये तो बहुत खुशी की बात है, भगवान तुम दोनों को काम में खूब सफलता दे। सुरेश की बात सुनकर सेजल और सोनू मुस्कुराते हैं और जाकर अपनी रेहड़ी पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सारा दिन सारे ग्राहक बस सुरेश की रेहड़ी पर ही आलू टिक्की खाने के लिए आते हैं और दूसरी तरफ सोनू और सेजल बस मक्खी मारते रह जाते हैं। सेजल, हमें ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सारे ग्राहक हमारी तरफ आने लग जाएं। हाँ, मुझे पता है कि हमें क्या करना है। आज का दिन तो बीत गया, लेकिन अब तुम कल से देखना कैसे सारे ग्राहक गुड़ पर मक्खी की तरह सिर्फ और सिर्फ हमारी रेहड़ी पर ही आलू टिक्की खाने के लिए चले आएंगे और सुरेश भैया की आलू टिक्की की रेहड़ी एकदम खाली हो जाएगी। ऐसे ही अगले दिन सेजल और सोनू अब अपनी आलू की टिक्की की रेहड़ी लेकर सुरेश की आलू की टिक्की की रेहड़ी के सामने आते हैं। तभी सेजल हाथों में पकड़े हुए स्पीकर का बटन ऑन करती है और उसमें जोर जोर से बोलती है, आइए आइए आइए, हमारी आलू की टिक्की की रेहड़ी पर आइए। एक प्लेट आलू की टिक्की के साथ एक प्लेट आलू की टिक्की मुफ्त में खाइए। आइए और इस शानदार अवसर का लाभ उठाइए। सेजल की इस आवाज को सुनते ही सुरेश की रेहड़ी पर जो ग्राहक पहले से लाइन लगाकर खड़े थे, वो जल्दी से सोनू की आलू की टिक्की की रेहड़ी की तरफ भागने लगते हैं और पल भर में ही सुरेश के सारे ग्राहक सोनू की रेहड़ी पर आलू टिक्की खाने आने लगते हैं। अरे भैया, जल्दी से मुझे 2 प्लेट आलू टिक्की दे दो। और मुझे तो 4 प्लेट आलू टिक्की दे दो, जो कि फ्री वाली 4 है, और उन्हें पैक कर दो। लेकिन सबसे पहले मुझे दे देना, मैं तो आपको पैसे भी दे दी हूँ। हाँ हाँ, सभी को आलू टिक्की मिल जाएगी, थोड़ा सब्र कीजिए, धक्का मुक्की मत कीजिए।
देखा तुमने सोनू, आ गई ना कैसे ग्राहकों की भीड़ हमारे पास। सही कहा सेजल, अब सुरेश भैया के हाथ तो बिल्कुल खाली रह जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, सारे पैसे हम दोनों की जेब में ही आएंगे। एक तरफ सोनू और सेजल बहुत खुश हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बेचारा सुरेश ग्राहक ना आने पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, इन्होंने तो सारे ग्राहकों को अपनी तरफ बुला लिया। अगर मेरी आलू टिक्की की कमाई नहीं होगी तो फिर मैं माँ के इलाज के लिए पैसे कैसे जमा करूंगा। सोनू को भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, आखिर है तो वो मेरा भाई ही। अपना काम चलाने के लिए वो कुछ न कुछ तो करेगा ही। बेचारा सुरेश बुरे तरीके से दुविधा में फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुमित की तरफ से जो पहले सुरेश को शादी पार्टी में आलू टिक्की का काउंटर लगाने का काम मिलता था, वो भी अब काफी ज्यादा मंदा पड़ जाता है। एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती चली जा रही है और डॉक्टर ने जो 3 महीने का समय दिया था माँ के इलाज के लिए, वो भी घटता चला जा रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसे ही अब हर दिन सोनू और सेजल लुभावने प्रचार करके ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। और एक दिन सुरेश सोनू के पास जाकर बोलता है, सोनू तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि मेरे लिए आलू टिक्की बेचकर कमाई करना कितना ज्यादा जरूरी है। तो मैं कौन सा आपकी टिक्की बनाने में विघ्न डाल रहा हूँ? आपको जितनी टिक्की बनानी है बनाते रहो, लेकिन अगर तुम हर दिन ऐसे ही कोई ना कोई नया प्रस्ताव लेकर आओगे तो फिर मेरी रेडी पर आलू टिक्की खाने के लिए कौन आएगा? तो ये आपकी सिरदर्दी है ना भैया, मेरी थोड़ी ना है। मैं तो अपना काम करूंगा ना जैसा मुझे करना है। ऐसे ही सुरेश और सोनू के बीच में बहस हो जाती है और शाम को वो परेशान हुआ सुरेश अपने घर पहुंचता है, जहां मंजू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। हे भगवान, उठा ले मुझे, ये दर्द मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ऐसे जीवन से तो मौत ही अच्छी है। जी देखिए ना माँ जी, सुबह से ऐसे ही बोली जा रही है। मैं क्या करूं अनीता, तुम ही बताओ। दिन रात मेहनत करके आलू टिक्की बेच रहा था, पैसे भी जोड़ रहा था, लेकिन मेरे खुद के ही भाई ने मेरी रोजी रोटी पर अपनी आलू टिक्की की रेहड़ी चला दी। हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान भी आपकी मेहनत को देख रहे हैं, आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। अब धीरे धीरे सोनू अपनी आलू की टिक्की के दाम को बढ़ाता चला जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुरेश अपने पुराने दाम पर ही ग्राहकों को आलू टिक्की खिलाता रहता है। ऐसे ही एक दिन फटेहाल सा दिखने वाला एक विवेक नाम का आदमी सोनू के यहाँ आलू टिक्की की रेहड़ी पर जाता है और बोलता है, भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे आलू टिक्की खानी है, पेट भरना है तो लाओ पैसे दो, अभी खिला देता हूँ तुमको आलू टिक्की। मेरे पास पैसे तो नहीं है, भगवान के लिए थोड़ा रहम कर दो। जहाँ इतने लोगों को पैसों में आलू टिक्की खिला रहे हो, मुझे एक प्लेट ऐसे ही खिला दो। क्यों, तूने क्या यहाँ पर आलू टिक्की बनाने के लिए आलू या फिर तेल दान में दिया है? चल निकल यहाँ से फटीचर। सोनू धुतकार कर विवेक को अपनी रेहड़ी के पास से हटा देता है, जिसके बाद विवेक सुरेश के पास जाता है और उसके आगे भी आलू टिक्की खाने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। भूखे का पेट भर दो साहब, बड़े पुण्य का काम है। अरे अरे हाथ मत जोड़िए भाई, तुम आराम से बैठो, पहले मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ, उसके बाद तुम्हें आलू टिक्की खाने के लिए देता हूँ। सुरेश विवेक को बड़े ही प्यार से टेबल पर बैठाता है और सबसे पहले वो उसे पानी पिलाता है, जिसके बाद वो विवेक को एक के बाद एक आलू टिक्की खिलाता जाता है। मजा आ गया, इतने दिनों में इतनी अच्छी आलू टिक्की खाई है, वो भी पेट भरकर। भगवान तुम्हारा भला करे। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप 1 प्लेट आलू टिक्की मुझे पैक करके दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, एक की जगह 2 ले जाओ। इतना कहकर सुरेश विवेक को 2 प्लेट आलू टिक्की पैक करके दे देता है और विवेक वहाँ से चला जाता है। भगवान, मैं तो दिल खोलकर लोगों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन तू भी तो मेरी मदद कर। घर पर माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है और यहाँ मेरा आलू टिक्की का व्यापार एकदम ठप पड़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो न जाने माँ का इलाज कैसे होगा। सुरेश अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अगली सुबह जब सुरेश अपनी रोज वाली जगह पर अपनी आलू टिक्की की रेहड़ी लेकर पहुंचता है, तो आज भी सुरेश के पास विवेक की तरह एक गरीब लाचार आदमी आता है और खाने के लिए हाथ फैलाने लगता है। अरे भाई, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने अगर मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं तुम्हारा पेट भर सकूं, तो मैं तुम्हारा पेट जरूर भर दूंगा। तुम बैठो, मैं तुम्हें अभी आलू टिक्की बनाकर लेकर आता हूँ। अब सुरेश बिना पैसों के उस आदमी को पेट भर के आलू टिक्की खिला देता है। ऐसे लगातार 2-3 दिन तक चलता रहता है और सुरेश को ऐसा करता देखकर सोनू और सेजल उस पर हंसते हुए बोलते हैं, अरे भैया, अपनी सारी आलू टिक्की ऐसे फ्री में मांगने को खिला दोगे क्या?
मुझे तो लगता है कि तुम्हारे भाई को सदमा सा लग गया है, इसलिए अब वो बिना पैसों के ही लोगों को फ्री की आलू टिक्की खिला रहा है। सोनू और सेजल सुरेश का मजाक बना ही रहे होते हैं। तभी सुरेश की आलू की टिक्की की रेहड़ी के पास एक बहुत ही बड़ी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से सूट बूट पहने हुए अंकुर नाम का एक आदमी उतरता है और उसी के साथ विवेक भी उतरता है। आपने मुझे पहचाना? नहीं, कौन है आप? भूल गए आपने मुझे उस दिन फ्री में आलू टिक्की खिलाई थी और मैं आपसे 2 प्लेट आलू टिक्की पैक भी करवा कर ले गया था। लेकिन तुम तो उस दिन वो दरअसल मैं एक बहुत बड़ा फूड ब्लॉगर हूँ और मैं ऐसे ही भेस बदल कर लोगों के पास जाता हूँ और चेक करता हूँ कि लोग अपने ग्राहकों को या फिर आम लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसे लोग अभी भी इस दुनिया में जिंदा हैं, जो इंसानियत के लिए गरीबों और लाचारों को फ्री में पेट भरते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। और ये कौन है आपके साथ में? ये तो 5 स्टार होटल के मालिक हैं। उस दिन मैं जो आलू टिक्की पैक करवा कर लेकर गया था वो मैं इन्हीं के लिए लेकर गया था और इन्हें तुम्हारे हाथों की आलू टिक्की बड़ी पसंद आई। विवेक की सच्चाई जानकर तो सेजल और सोनू के तोते ही उड़ जाते हैं। तभी पास में खड़ा हुआ अंकुर बोलता है, मैं बहुत समय से अपने 5 स्टार होटल के लिए किसी ऐसे शेफ की तलाश कर रहा था जो बहुत ही अच्छा आलू की टिक्की चाट बनाता और तुम्हारे हाथ की आलू टिक्की खाकर मुझे फाइनली वो स्वाद मिल गया जिसे मैं अपने होटल में परमानेंट रखना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं साहब, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि अब से तुम अपनी आलू टिक्की की रेडी छोड़कर मेरे 5 स्टार होटल में आलू टिक्की बनाने का काम करो और बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अंकुर की बात सुनकर तो सुरेश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से 5 स्टार होटल में आलू टिक्की बनाने का काम करने के लिए बोल देता है। तो ठीक है, कल से तुम मेरे 5 स्टार होटल में आलू टिक्की बनाने के लिए आ जाना। ये रहा मेरा एड्रेस और ये 5 लाख मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एडवांस। शुक्रिया साहब, शुक्रिया, मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत थी। 5 लाख रुपए का चेक अपने हाथों में देखकर सुरेश की आंखें नम हो जाती है, जिसके बाद विवेक सुरेश की पीठ थपथपाता है और अंकुर के साथ वहाँ से चला जाता है। इसे कहते हैं मेहनत का फल। देख लिया सोनू और सेजल, तुमने मुझे कितना नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर ने मेहनत को खराब नहीं जाने दिया। देर से ही सही, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया। अब माँ का इलाज समय पर हो जाएगा और उन्हें कुछ नहीं होगा। 5 लाख का चेक लिए सुरेश घर पहुंचता है और अनीता को सारी बातें बताता है, जिसके बाद अगले दिन ही अनीता अस्पताल में जाकर मंजू का इलाज करवाना शुरू कर देती है और सुरेश अंकुर के 5 स्टार होटल में आलू टिक्की बनाने का काम भी शुरू करवा देता है। वहीं विवेक भी अपने फूड ब्लॉगिंग के चैनल पर सुरेश के बारे में सभी लोगों को बताता है, जिससे सुरेश का नाम और ज्यादा बढ़ जाता है और अब ज्यादा से ज्यादा लोग उसके हाथ की आलू टिक्की खाने के लिए अंकुर के होटल में जाने लगते हैं। और साथ ही आने वाले समय में विवेक अपना भी एक छोटा सा आलू टिक्की का रेस्टोरेंट खोल लेता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।